नमस्कार बच्चों। दिवाली के बाद का पहला चैप्टर अपना कंपनी फाइनल अकाउंट। ये चैप्टर आप लोग को 11 नंबर का पूछता है। 11 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। और ये जो चैप्टर है ना, अपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से एकदम अलग है। इसका फॉर्मेट जो हम लोग बैलेंस शीट में बनाते थे और एक कंपनी के फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट है, इसका फॉर्मेट एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। और चीजें भी एकदम अलग अलग टाइप की आएंगी। उसमें जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे उसमें देखते थे कोई फॉर्मेट जरूरी नहीं होता था। एसेट्स है तो एसेट साइड में लिख दिया, कहीं पे भी लिख दिया, बराबर। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में लिख दिया, कहीं पे भी लिख दिया, चल जाएगा उसमें पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में। बट कंपनी के फाइनल अकाउंट में हर एक एसेट्स और हर एक लायबिलिटी पर्टिकुलर हेडिंग में ही लिखना होता है हमको, ये कंपलसरी है। इसलिए हमको इस चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। उसमें याद करने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, बराबर। उसमें बहुत सारे अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। और इस चैप्टर में तो हमको सिर्फ एक बैलेंस शीट बनाना है और एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। और उसमें भी सिर्फ 7 लाइन है बस। उसमें सिर्फ 7 लाइन है और इसे 20 लाइन, 20 और 7 27 लाइन का एक चैप्टर है, 27 लाइन का। और टोटल 11 मार्क्स, मतलब हमको 27 लाइन। बट ये फॉर्मेटिकली होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट में रहेगा तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। वहां पे कंपनी मतलब पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में हम किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो आज हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में आप देखते थे इस तरफ लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती थी और राइट साइड क्या होता था, एसेट्स। लेफ्ट साइड लायबिलिटी और राइट साइड क्या होता था, एसेट्स। टी फॉर्मेट में होता था, बट ये आई फॉर्मेट में रहेगा। मतलब एसेट्स भी और लायबिलिटी दोनों एक ही साइड रहेंगे, लायबिलिटी भी एक ही साइड रहेगा और एसेट्स भी उसी साइड रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, लायबिलिटी ऊपर रहेगा और एसेट्स नीचे रहेगी। उसके पहले लायबिलिटी को लिखते हैं और उसके बाद एसेट्स को, बराबर। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये लायबिलिटी है और उसके नीचे आपको लिखना है ये एसेट्स है। आमने सामने नहीं लिखना है, नीचे एक ही लाइन में लिखना है, बराबर। तो वहां पर हम लोग हेडिंग में लिखते थे लायबिलिटी के लिए कैपिटल और लायबिलिटी। पार्टनर्स के बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल और लायबिलिटी लिखते थे। तो यहां पे कैपिटल और लायबिलिटी को हेडिंग में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, बराबर ना। यहां पे कैपिटल को क्या बोलेंगे, इक्विटी, और लायबिलिटीज। तो ये मेन हेडिंग है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग क्या लिखोगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरी मेन हेडिंग क्या होती है, एसेट्स। जो आप दूसरे साइड राइट साइड में लिखते हो ना, फाइनल पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में एसेट्स लिखते हो तो एसेट्स ही लिखना है। बट लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल और लायबिलिटी की जगह पे इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है, बराबर। तो है दो ही चीजें, लायबिलिटी और एसेट्स, बट यहां पे नाम थोड़ा सा चेंज है। तो पहले हम लोग लायबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से सीखेंगे और समझेंगे, उसके बाद एसेट्स पे चलेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आपको बैलेंस शीट में क्या लिख रहा था आपको पता है, कंपनी का नाम, बराबर। बैलेंस शीट ऑफ डैश 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 कंपनी, कंपनी का नाम आएगा पे एज ऑन जो भी डेट होगा। इसका फॉर्मेट आपको पर्टिकुलर लिखना है, नोट नंबर, अमाउंट, इनर कॉलम, अमाउंट, आउटर कॉलम। चलो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 मेन हेडिंग होंगी। जैसे कि हम लोग पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट में सब चीज एक साथ लिख देते थे, पूरा मिक्स रहता था, वहां पे कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन यहां पर हमको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप बैलेंस शीट में देखते होगे, सबसे पहले कैपिटल दिखता था। आप अगर याद होगा, आपने एडमिशन सीखा, रिटायरमेंट सीखा, तो सबसे पहले क्या दिखता है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल दिखता था और उसके बाद कुछ रिजर्व दिखते थे, जैसे वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे कुछ रिजर्व दिखते थे। और उसके बाद एक आध लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स इश्यूएबल। इसी फॉर्मेट आपने देखा होगा, नॉर्मली यही फॉर्मेट रहता है, आपने बैलेंस शीट देखा होगा। तो
तो वही फॉर्मेट है, बट यहां पे हेडिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले जो कैपिटल होता था ना, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल के लिए क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक। उनका जो फंड होगा वो क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल के रूप में ट्रीट करेंगे उसको। तो शेयर होल्डर्स फंड पहली हेडिंग होगी लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड की पहली हेडिंग क्या होगी? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी हेडिंग होगी नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरी हेडिंग होगी करेंट लायबिलिटी। पहले तो आप हेडिंग याद रखो कि लायबिलिटी साइड में मेन कितनी हेडिंग होंगी? 3। पहले आपको मेन 3 हेडिंग याद होनी चाहिए। एक तो शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मालिकों का फंड, बराबर। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब लंबे समय का जो हमने कर्जा लिया है वो, और एक करेंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज है वो। अब उसमें भी उनके अंदर भी हेडिंग्स है। जैसे शेयर होल्डर्स फंड में एक पहले नंबर पे आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल ये ऑनर्स का ही होता है, मालिकों का ही होता है, और जो रिजर्व्स होता है वो भी किसका होता है? मालिकों का ही होता है। इसलिए उसको शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में लिखते हैं। तो याद रखो, पहले आपको तीनों हेडिंग याद रखनी है। 3 हेडिंग कौन कौन सी है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद देखो, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। आपका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, आपने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी है कॉमर्स की, जो कि आपको सब प्रैक्टिकल पता होगा। अभी तो आपको याद रखनी पड़ेगी। केवल 20 लाइन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आपको ये 20 लाइन एज इट इज लिख देना है। ऐसा ही सेम टू सेम आपको लिख ही देना है। फिर उसके बाद देखना है इनमें से अगर कोई चीज नहीं है उसको डैश मार देना है, और दिया हुआ है तो लिख देना है। और याद रखो, इन 20 लाइन के अलावा और कुछ आएगा भी नहीं, ये भी माइंड में सेट करके चलो। जैसे फाइनल अकाउंट में क्या होता था पार्टनर्स वाले में, वहां पे तो कुछ भी आ जाता था, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज रहता था। यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो कोई एडजस्टमेंट रहेगा, एक भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। एक आध छोटा मोटा एडजस्टमेंट है जो कि वो तो फिक्स ही रहेगा, बाकी ना कोई एडजस्टमेंट रहता है इसमें, ना कोई हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, कुछ भी नहीं। बस आपको असेंबल करना है, बस केवल आपको डेटा दिया रहेगा बैलेंस शीट का, बस आपको लिखना है कि कौन सी चीज किस हेडिंग में आएगी, बस। इसलिए आपको डायरेक्ट पेपर जैसे मिलेगा ना, ये पूरा 20 लाइन आपको लिख ही देना है बिना कुछ सोचे समझे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 20 की 20, जैसे देखो 20 लाइन में क्या बोल रहा हूं, ये है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और यहां पे टेंजिबल 10, 11, 12, 13, 14, ये क्या है, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये 20 लाइन कंपलसरी आपको एग्जाम में लिखना ही है, कुछ सोचना नहीं है कि कौन सी चीज पेपर में दिया हुआ है, कौन सा चीज नहीं दिया हुआ है। जब ये लिख लोगे तब उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि कौन सी चीज दी है और कहां पे लिखनी है। जैसे आपको शेयर कैपिटल दिया है तो शेयर कैपिटल इसके सामने लिख दो। आपको नॉन करेंट लायबिलिटी दी गई है तो नॉन करेंट, सॉरी, मान लो आपको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया है तो इसके सामने लिख दो। आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ है तो ट्रेड पेबल के सामने लिख दो। ऐसे आपको दिया रहेगा सब चीज, बस उसके सामने आपको लिखना ही रहेगा, और कोई एडजस्टमेंट के बारे में कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको असेंबल करना है। इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। तो बोलो, लायबिलिटी में मेन कितनी हेडिंग है? 3। शेयर होल्डर्स फंड, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद करेंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड में कितनी बातें होगी? 2, शेयर कैपिटल और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। अब हम लोग करेंट लायबिलिटी का याद रखें, नॉन करेंट लायबिलिटी का। अब देखो, अगर आपने नॉन करेंट लायबिलिटी याद कर ली, आपको करेंट लायबिलिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो याद करते हैं हम लोग थोड़ा सा। करेंट लायबिलिटी मतलब जो नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब जो लंबे समय की लायबिलिटी होती है, जो नॉन करेंट है, बराबर ना। तो उसमें सबसे पहला होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। पहली मतलब लंबे समय के लिए जो हमने उधार लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बोरोविंग्स मतलब उधार लेना, जैसे बैंक के पास से लोन लिया, डिबेंचर इश्यू किया हमने, उसके पास पब्लिक के पास से पैसे लिए, वो भी तो हमें वापस करने पड़ेंगे।
इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ पैसा। बैंक से हम लोग जो पैसे लेते हैं वो एक प्रकार का उधार ही है ना, बाद में उन्हें हमें चुकाना पड़ता है, लंबे समय का लोन कहलाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बराबर। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये सारी चीजें आपको बार बार बोलनी पड़ेंगी, आपके मन में लिखनी पड़ेंगी, तो जाकर के आपको याद होगा। हाँ, और ये फिक्स फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, तो ही आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो पहला होगा नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये इसमें कुछ नहीं आएगा, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपको अंदर कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डायरेक्ट तुमको दिया रहेगा और वो तुमको लिख देना है। उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लंबे समय का प्रोविजन, जैसे ग्रेजुटी फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ये तो रिटायरमेंट के बाद में हमको पेड करना पड़ता है ना, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, बराबर। ग्रेजुटी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सारी लायबिलिटीज होती हैं जो कि हमें बाद में किसको करना होता है, पेड करना होता है, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को। तो उसके लिए हमको प्रोविजन करके रखना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में कितनी चीजें हैं, 3। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय का प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक बार फिर से, हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बराबर, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब सेम टू सेम एबीसी है ना, तो ये जो आपने याद किया है, करेंट लायबिलिटी में आपको एबीडी बोलना है। क्या बोलना है, नहीं सॉरी, एसीडी, ए बी को छोड़ देना है, एसीडी, बी को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, यहां पे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को करंट भी बोलते हैं, करंट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो तुम्हारे बुक में करंट लायबिलिटी लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना आप। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहां पे क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, समझ गए। देखो वहां पे एबीसी है, तो यहां पे क्या बोलना है आपको, एसीडी, ठीक है, एसीडी। बी आपको अलग से याद करना पड़ेगा इसमें, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आता है, और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये भी तो लायबिलिटी होता है ना, करंट लायबिलिटी होता है वो, बराबर। तो चलो एक बार फिर से ये इस पे नजर डालते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी के पॉइंट्स याद है, हेडिंग्स याद है ना, तो करंट लायबिलिटी के अपने आप याद हो जाएंगे। ए बी सी जो है ना नॉन करंट लायबिलिटी का, आपको करंट लायबिलिटी में एसीडी बोलना है, एसीडी, डी को साइलेंट कर देना वहां पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहां पे सी अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यहां पे सी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बस यहां पे डी जो हम लोग साइलेंट रख रहे हैं, उसमें क्या आपको बोलना है, ट्रेड पेबल्स, अंडरस्टूड। तो अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी याद है, तो करंट लायबिलिटी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस ए बी सी, तो यहां पे ए सी डी, बस उसी का अपोजिट आपको कर देना है, ठीक है ना। और जो बी आप इसमें छोड़ रहे हो, उसकी जगह पे क्या याद रखना है, ट्रेड पेबल्स। तो बच्चों ये हेडिंग अगर आप लोग याद रख लोगे, तो आपका ये चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हेडिंग आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये पेपर पाते ही आपको ये हेडिंग लिखनी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये लायबिलिटी साइड की मेन 3 हेडिंग तो याद हो गई होगी। मेन पहली हेडिंग क्या है, मेन शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा करेंट लायबिलिटी। पहले तो मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, हाँ। और याद रखो, एक साथ याद करने की कभी कोई कोशिश मत करना, जो ऐसा लगे कि नहीं भाई हमको ये एकदम स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, तो ऐसी चीज को एकदम एक एक हेडिंग को याद करो। पूरा एक साथ याद करने बैठोगे तो मतलब याद करने का मन ही नहीं करेगा और याद भी नहीं होगा। एक छोटा छोटा टारगेट बनाओगे तो फटाफट याद हो जाएगा वो, बराबर। पहले 3 हेडिंग हो गई, अब उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें 2 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और
लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर ए बी सी, तो वहां पे ए सी डी उसका उल्टा बना देना है आपको, बराबर ना। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जगह पे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब एक चीज जो यहां पे छुट्टी बी, वो आपको ट्रेड पेबल्स याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये लायबिलिटी वाला हेडिंग अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करके रखना है, बराबर। चलिए चलो बच्चों, अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में चलते हैं। एसेट साइड थोड़ा सा अटपटा है, जिसमें तुमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लायबिलिटी में तो अच्छा था, लायबिलिटी में उससे 3 हेडिंग थी और एसेट्स में सिर्फ 2 ही हेडिंग है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। पहले देखो, आपको हेडिंग याद रखना है, 2 हेडिंग है मेन, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। चलो याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब लंबे समय का जो एसेट्स होता है हमारे पास, उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, सॉरी नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। और नॉन करेंट एसेट्स में 4 मेन हेडिंग्स आएंगी, बराबर ना। ए फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में 2 चीजें होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब टेंजिबल में आएगा, बराबर। इनटेंजिबल ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, डबल लाइसेंस एक्सेट्रा, सॉफ्टवेयर, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स में आता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो बोलो, नॉन करेंट लायबिलिटी में पहली एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट। उसमें कितनी बातें होती है? 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद बी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लंबे समय का जो इन्वेस्ट हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2, 4, 10 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, शेयर वगैरह खरीदते हैं ना कंपनी का, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बराबर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लंबे समय के लिए हम लोग अपने इंप्लॉइज को लोन वगैरह भी देते हैं, कंपनी भी अपने इंप्लॉइज को लोन देती है, एडवांस देती है कि नहीं? तो वो कंपनी के लिए क्या होगी? एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। कंपनी जो होती है वो अपने इंप्लॉइज को भी लोन प्रोवाइड करती है। अगर किसी इंप्लॉय को पैसे की जरूरत है तो कंपनी से लोन ले सकते हो आप, बराबर ना। कंपनी लोन देती है और एडवांस भी देती है कंपनी, बराबर ना। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। वो भी कंपनी के लिए क्या है? एसेट्स। तो पहली एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स। उसमें कितनी बातें? 2, टेंजिबल इनटेंजिबल। दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लंबे समय का अगर लोन और एडवांस दिया हुआ है वो। चलो बच्चों, तो नॉन करेंट एसेट्स में 3 मेन हेडिंग हमने पढ़ लिया, फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। याद हो गया? फिक्स एसेट में कितनी बातें होती है? 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बी, और सी क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। कंपनी अपने वर्कर्स, एम्प्लॉइज को भी जरूरत पड़ने पर लोन देती है और एडवांस पैसा भी देती है लंबे समय के लिए, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लास्ट अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो याद हुआ क्या? ये 4 हेडिंग अपने आप लोग भी रिपीट करो। पहला क्या है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और तीसरा अदर नॉन करेंट एसेट्स, बराबर भाई। तो हम इसके साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बराबर ना। तो हमको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर कर सकते हो, बट याद ही करना पड़ेगा। ये 4 याद हो गया। तो अब ये बाकी के 6 है ना, तो हम 3-3 की 2 ग्रुप बना लेते हैं। पहले 3 याद करेंगे, फिर बाद में 3 याद करेंगे। तो इस तरह से वो याद करेंगे। देखो, अभी तुम लोग अपने अपने तरीके से याद करने बैठते ना, तो आपको कंटाला आता, आप याद ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते हैं, नहीं याद करते हैं। एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। इसलिए मैं तुम लोग का टाइम दे रहा हूं। चलो, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नॉन एसेट्स में 2 हेडिंग है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में 4 हेडिंग है। ए फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल इनटेंजिबल। बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और डी
अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब हाँ, तुम चाहो ना तो ये दोनों को, लास्ट के दो ये, लास्ट के दो ये, तो इसमें चार ही याद करना पड़ेगा। तुम ऐसा चाहो तो बना सकते हो, लास्ट के दो ये छोड़ दो, लास्ट किसके दो छोड़ सकते हो, बट आपको याद रखना पड़ेगा उसका लास्ट का दो और इसका लास्ट का दो क्या है, सेम है, बस लॉन्ग की जगह पे आपको क्या लगाना है, सो। तो बच्चे कितने, चार, चार याद करने हैं। चलो चार याद करते हैं दो दो करके। तो करंट एसेट्स में पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। देखो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहां पे क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर ना, करंट इन्वेस्टमेंट। बट वहां पे दूसरे नंबर पे, यहां पे पहले नंबर पे है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी, इसको छोड़ो। तो पहले नंबर पर आपको करंट इन्वेस्टमेंट बोलना है, दूसरे नंबर पर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में जो क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो इन्वेंट्रीज में आते हैं। इन्वेंट्रीज मतलब माल सामान, इन्वेंट्रीज, बराबर ना। तो गुड्स से रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स लिखते हैं ना, तो वो करंट एसेट्स होता है, उसको इन्वेंट्रीज के हेडिंग लिखते हैं। तो पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, और तीसरा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होते थे ना, डेटर्स, वो भी तुम्हारा एसेट्स होता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ट्रेड रिसीवेबल पहला क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, और लास्ट में कैश एंड कैश एक्विवेलेंट। कैश और कैश के जैसा, कैश एंड कैश एक्विवेलेंट का मतलब कैश और कैश के बराबर जो होता है, ऐसी चीजें जो कैश के समान हो, जैसे कैश हो गया, चेक हो गया, ये सब कैश के जैसे ही होता है ना। तो चार चीजें हम लोग करंट एसेट्स में याद करते हैं एक बार फिर से। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, और चौथा कैश एंड कैश एक्विवेलेंट। कैश एंड कैश एक्विवेलेंट, और लास्ट में ऊपर के जो दो है उसी को आपको शॉर्ट में बता देना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे अदर करंट एसेट्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह से अपने को ये 20 लाइन याद करनी है बच्चों, 20 लाइन। और अभी हम लोग एक पीएनएल का छोटा सा स्टेटमेंट, 7 लाइनें केवल उसमें। जैसे कि हम लोग पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट में हम लोग कितने सारे पीएनएल में सीखते थे, कुछ भी आ जाता था। तो इतने बड़े फॉर्मेट को हम लोग सीख चुके हैं, तो ये सब तो हमको छोटा ही लगेगा, बट ये यहाँ पे फॉर्मेट भी लिखना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग ये फिर से देख लेते हैं एसेट्स वाला। एसेट्स में कितनी मेन हेडिंग है, दो, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में चार, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, फिर अदर एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में चार ही अपने को बोलनी है पहले, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छी तरह से याद करके रखना है। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं।